हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रिशु साइंस एकेडमी, जहां हम अपनी सीटेट सीरीज को कंटिन्यू करते हुए साइंस पैडागोजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। और ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं 2011 से लेके 2024 तक के जितने भी आपके क्वेश्चंस आए हैं साइंस पैडागोजी के, वो सारे क्वेश्चंस हम यहाँ डील करेंगे अलॉन्ग विद कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, आपको मैंने ऑप्शन बता दिया इसका ऑप्शन ए है, बी है, सी है, ऐसा नहीं करेंगे। अगर आपने पहली प्रीवियस क्लासेस देखी होंगी तो आपको आइडिया होगा कि किस तरह से हम क्वेश्चंस को यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करेंगे और साथ साथ उसके आंसर भी हम फाइंड आउट करेंगे। और उसके अलावा देखो, पैडागोजी में क्या है, नॉट ओनली पैडागोजी, किसी भी टॉपिक की बात ले लो, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एग्जामिनर कितना भी क्वेश्चन घुमा के पूछ ले, आप इजिली उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बस आपको कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट तो क्लियर कर ही रहे, कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चंस भी साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, बाकी आई बिलीव कि साइंस सीरीज भी आपने देखी होगी, मतलब साइंस सीरीज में जो थ्योरी वाला पोर्शन है वो भी आपने देखा होगा। थ्योरी और पैडागोजी दोनों ही हम डील कर रहे हैं साइंस की। जो आपका 30 मार्क्स का साइंस का पेपर है, पेपर 2 के लिए, उसमें हम साइंस पोर्शन डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें 30 मार्क्स का आपका पेपर होता है, मतलब 30 क्वेश्चन होते हैं साइंस के। 20 मार्क्स की थ्योरी होगी, 10 मार्क्स की पैडागोजी होगी। तो थ्योरी में भी हमारे 13 to 14 लेक्चर्स हो चुके हैं। आई बिलीव कि आपने वो लेक्चर्स देखे होंगे। वो भी हम अलोंग विद PYQs ही कर रहे हैं, और पैडागोजी तो हम यहाँ पे साथ साथ कर ही रहे हैं, क्वेश्चन के साथ साथ कॉन्सेप्ट डिस्कशन हमारा हो ही रहा है। बाकी आप खुद से कुछ चेंजेस चाहते हो, कुछ मॉडिफिकेशन चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। आप पर्टिकुलर अपने जो भी आपके विचार हैं आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। एंड उसके अलावा ये जो PDF है, क्वेश्चन PDF, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल विशु साइंस एकेडमी पे मिल जाएगा। इसका लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, टोटल 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, सही कथन की पहचान कीजिए। दो स्टेटमेंट्स है आपके पास। स्टेटमेंट फर्स्ट है कि अ फैक्ट इज एन ऑब्जर्वेशन दैट हैज रिपीटेडली बीन फाउंड टू बी ट्रू ओवर टाइम, कि जो एक फैक्ट होता है वो क्या है, ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होता है, एंड इट इज ट्रू ओवर टाइम। एविडेंस के साथ साथ ये माना गया है कि ये स्टेटमेंट जो है, ये जो है सत्य है, कि फैक्ट जो है ऑब्जर्वेशन ही है। सेकंड है, अ लॉ इज अ थ्योरी दैट हैज रिपीटेडली बीन फाउंड टू बी ट्रू ओवर टाइम। ये जो लॉ है वही थ्योरी है, जबकि ये क्वेश्चन कितनी बार मैं आपको बता चुकी हूँ कि देखो, लॉ अलग है, थ्योरी अलग है, दोनों के डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस हैं, लॉ और थ्योरी सेम नहीं है। तो ये कहना कि लॉ इज अ थ्योरी इज नॉट राइट, तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी गलत है। फर्स्ट स्टेटमेंट थी कि तथ्य एक अवलोकन है जिसे समय पर ही बारंबार सही पाया गया है, ये कथन तो सत्य है। बट जो सेकंड स्टेटमेंट है, नियम एक सिद्धांत है जिसे समय पर ही बारंबार सही पाया गया, सही नहीं है, क्योंकि लॉ अलग चीज है, थ्योरी अलग चीज है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है? ओनली ए जो है आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है। अब फैक्ट में लॉ और थ्योरी में क्या डिफरेंस है, वो स्टेटमेंट यहाँ दे रखी है। फैक्ट क्या है? अ फैक्ट इज समथिंग दैट इज ऑब्जर्व्ड एंड प्रूवन टू बी ट्रू ओवर एविडेंस। फॉर एग्जांपल, वाटर फ्रीज एट 0 डिग्री सेल्सियस अंडर नॉर्मल कंडीशन। ये क्या है? फैक्ट है, इट इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। लॉ क्या है? साइंटिफिक लॉ है, इट डिस्क्राइब्स अ पैटर्न और रिलेशनशिप इन नेचर, इट टेल्स व्हाट हैपेंस, कि क्या हुआ, उसका आंसर देता है लॉ। फॉर एग्जाम्पल, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एक्सप्लेन्स द ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट ईच अदर। थ्योरी बताती है कि जो हुआ, why it happens and how it happens. A scientific theory is a well-tested explanation of natural phenomena. It explains why and how things happen. For example, cell theory explains that living organisms are made up of cells. So this is our theory. तो fact, law और theory all are different. Clear? तो ये आपको क्लियर हुआ होगा क्या डिफरेंस है तीनों में। सेकंड क्वेश्चन है, which of the following is most suitable strategy for introducing the student to the concept of chemical reaction at upper primary level? अपर प्राइमरी लेवल 6 to 8 क्लास की बात हो रही है, जहां पे आपको बच्चों को केमिकल रिएक्शन का कॉन्सेप्ट सिखाना है। तो इस कॉन्सेप्ट को सिखाने के लिए आप क्या करोगे? उच्च प्राथमिक स्तर पर रासायनिक अभिक्रिया की अवधारणा से विद्यार्थियों को परिचित कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी उपयुक्त रणनीति होगी? इन चारों में से कौन सा एक उपयुक्त जो है मेथड होगा बच्चों को केमिकल रिएक्शन केमिकल रिएक्शन के बारे में समझाने के लिए? फर्स्ट है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कि सबसे पहले आप बच्चों को बता दो कि भाई ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ये होते हैं और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से निकाली जाती है। तो 6 to 8 के लेवल में आप ये चीजें नहीं बताओगे। ऑल्दो हम खुद भी 9th-10th में ही ये सब एटम्स का जो चैप्टर है 9th में ही स्टार्ट होता है। ठीक है, तो 6 to 8 के बच्चे को भी आप बैलेंस इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं बताओगे।
सेकंड है राइट द केमिकल इक्वेशन इन सिंबॉलिक फॉर्म एंड आस्क स्टूडेंट टू ऑब्जर्व। एक केमिकल इक्वेशन लिख दी, मान लीजिए आपने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की इक्वेशन लिख दी कि ये है HCl, ये है NaOH और ये रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, वाटर बना रहे हैं और हीट रिलीज हो रही है। इस तरह की रिएक्शन लिख दी और बच्चों को कहा कि बताओ ये क्या है। तो इस तरह से थोड़ी ना बच्चे केमिकल रिएक्शन सीखेंगे, तो ये भी सही नहीं है। थर्ड है डिफाइन अ केमिकल रिएक्शन और गिव एग्जांपल। आप बता उनकी डेफिनेशन बता दो केमिकल रिएक्शन की और कुछ एग्जांपल्स दे दो। तो ये भी बेस्ट मेथड नहीं है। बेस्ट मेथड क्या है? होल्ड अ डिस्कशन on chemical reactions which students are likely to have observed in their lives। उन रासायनिक अभिक्रियाओं पर परिचर्चा करना जिनका विद्यार्थियों ने उनके जीवन में संभावित रूप से अवलोकन कर रखा है। फॉर एग्जाम्पल रस्ट का एग्जाम्पल आप दे सकते हो कि जो लोहे पे जो जंग लगता है उसका एग्जाम्पल आप दे सकते हो। कोई केमिकल रिएक्शन जो है आप कोई इस तरह की केमिकल रिएक्शन आप बच्चों को बताओ जहां बच्चे ने उसको खुद लाइफ में ऑब्जर्व किया हो। ठीक है, तो जो फोर्थ ऑप्शन है ना, ये सही है कि होल्ड अ डिस्कशन ऑन केमिकल रिएक्शंस विच स्टूडेंट आर लाइकली टू हैव ऑब्जर्व इन देयर लाइफ। तो फोर्थ ऑप्शन जो है सही होगा केमिकल रिएक्शन को बच्चों को इंट्रोड्यूस कराने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी मोस्ट सुटेबल स्ट्रेटेजी टू इंट्रोड्यूस द टॉपिक डेफिशिएंसी डिजीजेस एट अपर प्राइमरी लेवल। अब आपने बच्चों को डेफिशिएंसी डिजीजेस के बारे में इंट्रोड्यूस कराना है क्लास में, तो आप किस तरह से इंट्रोड्यूस कराओगे? उच्च प्राथमिक स्तर पर अभाजन्य रोग विषय को प्रस्तुत करने की निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त रणनीति होगी? फर्स्ट है प्रोवाइड अ डेफिनेशन ऑफ बैलेंस डाइट एंड इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ डेफिशिएंसी। आपने उनको डेफिनेशन बता दी कि बैलेंस डाइट ये है और इसकी वजह से अगर बैलेंस डाइट ना ले तो ये जो डेफिशिएंसी डिजीज है ये हो सकते हैं। सेकंड है arrange for a doctor prescription pertaining to a deficiency disease and hold a discussion around it। थर्ड है लिस्ट द वेरियस न्यूट्रिएंट्स एंड फंक्शन दे परफॉर्म इन ह्यूमन बॉडी। न्यूट्रिएंट बता दो कि ये न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी में ये फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, इससे हमें विटामिन ए मिल रहा है, इससे बी मिल रहा है, इससे सी मिल रहा है। दिस इज नॉट द राइट वे। फोर्थ है होल्ड अ डिस्कशन ऑन कॉमन ह्यूमन डिजीजेस। एक नॉर्मल डिस्कशन आप बच्चों के साथ करो कि ह्यूमन डिजीजेस में क्या क्या होता है। तो इन चारों में से जो बेटर ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर 2 विच इज अरेंज फॉर अ डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन। डॉक्टर की एक प्रिस्क्रिप्शन जो है आप एक अरेंज करो जहाँ पे डॉक्टर ने डिजीजेस का नाम लिखा हो और पर्टिकुलर मतलब उस डेफिशिएंसी डिजीज के बारे में लिखा हो और वो डेफिशिएंसी डिजीज किस वजह से हो रही है, किसकी कमी की वजह से हो रही है वो मेंशन किया हो और उसके बारे में प्रॉपर डाइट उसमें लिखी होगी कि अगर इस तरह की प्रॉब्लम है तो हमें इस तरह की डाइट लेनी चाहिए, अगर इस चीज की डेफिशिएंसी है तो इस तरह की चीजों को हमें यूज करनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे? अरेंज फॉर अ डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन पर्टेनिंग टू डेफिशिएंसी डिजीज एंड होल्ड अ डिस्कशन अराउंड इट। तो ये जो मेथड है ये सही मेथड है इन चारों मेथड में से बच्चे को डेफिशिएंसी डिजीज का टॉपिक इंट्रोड्यूस कराने के लिए। आई होप क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे। देखो जहां जहां तो जरूरत है क्वेश्चंस के कंटेंट ऐड करने की वहां तो मैंने कर रखा है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में मैं क्या कंटेंट ऐड कर सकती हूँ? तो इस क्वेश्चन में तो कुछ कंटेंट ऐड नहीं हो सकता। जहां पे हो सकता है जैसे नेचर ऑफ साइंस से रिलेटेड है, लॉ और थ्योरी के बारे में है या फिर मिसकंसेप्शन के बारे में है, जहां रिक्वायरमेंट होगी वहां मैंने ऐड ऑन कर रखा है। कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, वो आपको खुद से ही सॉल्व करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एग्जाम्पल एक्सप्लेन द स्टेटमेंट साइंस प्रमोट स्केप्टिसिज्म। साइंस जो है स्केप्टिसिज्म को प्रमोट करती है, इस स्टेटमेंट को कौन सा फॉलोइंग ऑप्शन जो है सपोर्ट कर रहा है? ठीक है, तो साइंस हमें पता है इट प्रमोट स्केप्टिसिज्म, क्योंकि देखो स्केप्टिसिज्म होगी तभी तो कोई भी पर्सन जो है कुछ पर्टिकुलर किसी चीज पे काम करेगा। फॉर एग्जांपल एटम का एक मॉडल ले लो, एटॉमिक मॉडल की अगर मैं बात करूं, एटम्स की बात करूं, तो डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने इन पे काम किया। उन साइंटिस्ट को कुछ डाउट लगा उस पर्टिकुलर चीज में, है ना, तो उन्होंने उस चीज को प्रूव किया, एविडेंस के साथ प्रूव किया। तो ये कहना कि साइंस प्रमोट स्केप्टिसिज्म नेगेटिविटी नहीं है, कुछ नेगेटिव नहीं है इसमें। साइंस स्केप्टिसिज्म को प्रमोट करती है, दैट्स वाई तभी तो अलग अलग साइंटिस्ट जो अपने अपने विचार रखेंगे उस पर्टिकुलर चीज पे। तो हमें बताना कौन सी स्टेटमेंट जो है साइंस प्रमोट स्केप्टिसिज्म को सही मतलब दर्शा रही है। निम्नलिखित में से कौन श्रेष्ठ रूप से विज्ञान संदेहवाद को बढ़ावा देता है, इस कथन की व्याख्या कर रहा है? तो फर्स्ट है साइंटिस्ट जज द वैलिडिटी ऑफ अ क्लेम बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव एम्पिरिकल एविडेंस। सेकंड है साइंस इज प्योरली इंडक्टिव इन नेचर। तो ये कहना कि प्योरली इंडक्टिव इन नेचर इज नॉट ट्रू। साइंटिस्ट डू नॉट ट्रस्ट द फाइंडिंग ऑफ अदर साइंटिस्ट। ऐसा भी नहीं है, क्योंकि साइंटिस्ट जो है ग्रुप में काम करते हैं, मिलकर काम करते हैं। फोर्थ है साइंटिस्ट आर ओपन माइंडेड एंड विलिंग टू मॉडिफाई देयर आइडियाज। दिस इज आल्सो ट्रू, बट हमें बताना है साइंस प्रमोट स्केप्टिसिज्म, ये कहाँ पे कौन से ऑप्शन में सही बैठ रहा है?
तो साइंस प्रमोट स्केप्टिसिज्म। स्केप्टिसिज्म में क्या होगा, हम क्वेश्चन पुट करते हैं और उस पे क्लेम कर सकते हैं, हम क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड हम एविडेंस की मांग कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है कि साइंटिस्ट जज द वैलिडिटी ऑफ अ क्लेम बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव एम्पिरिकल एविडेंस। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है सही है कि विषयनिष्ठ अनुभाविक साक्ष्यों के आधार पर वैज्ञानिक दावे की वैधता को आंकना, ये साइंस प्रमोट स्केप्टिसिज्म इसको एक्सप्लेन कर रहा है। साइंस प्रमोट स्केप्टिसिज्म को देखो, साइंस एनकरेज अस टू क्वेश्चन, क्लेम एंड आस्क फॉर एविडेंस इंस्टेड ऑफ बिलीविंग एवरीथिंग ब्लाइंडली। हम कुछ भी आंख बंद करके बिलीव नहीं कर सकते, हमें पूरा अधिकार है कि हम क्वेश्चन पुट करें, उस चीज को क्लेम करें और एविडेंस की मांग करें। तो फॉर एग्जाम्पल, ए पर्सन से दिस ब्रेसलेट क्योर ऑल डिजीज। किसी पर्सन ने कहा कि जी ये जो ब्रेसलेट है सारी बीमारियों को ठीक करता है। जैसे आज के टाइम में हो रहा है ना कि कुछ भी बेचने लग जाओ, इससे ये हो रहा है, इससे वो हो रहा है, तो कुछ लोग डायरेक्टली आंख बंद करके उस पर विश्वास कर लेते कि हाँ सच में ऐसा हो रहा होगा, वो ले भी लेगा उसको। बट जो एक साइंटिफिक थिंकर होगा ना, ही विल नॉट, ही या शी, इट विल नो, दे विल नॉट एक्सेप्ट इट इमीडिएटली, वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इंस्टेड दे विल आस्क, वो पूछेंगे कि इज देयर एनी साइंटिफिक एविडेंस, क्या तुम्हारे पास कोई एविडेंस है इस चीज का? हैज इट बीन टेस्टेड थ्रू एक्सपेरिमेंट, के एक्सपेरिमेंट के थ्रू टेस्ट किया गया है? बट प्रूफ सपोर्ट दिस क्लेम, तुम्हारे पास क्या प्रूफ है इस चीज का? आंख बंद करके विश्वास करने के बजाय जो एक्सपेरिमेंट, जो साइंटिफिक थिंकर होगा, ये क्वेश्चंस पुट करेगा। इसी को कहते हैं स्केप्टिसिज्म। ओनली आफ्टर प्रॉपर टेस्टिंग एंड एविडेंस विल द क्लेम बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। दिस इज ऑल अबाउट स्केप्टिसिज्म। उसके अलावा एटॉमिक मॉडल का तो मैंने बताया दिया कि डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने काम किया। जैसे पहले डाल्टन ने किया, फिर थॉमसन ने किया, फिर रदरफोर्ड ने, नील बोहर ने, अर्विन श्रोडिंगर, जेम्स चैडविक, डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट डिफरेंट अपनी मॉडल की डिफरेंट थ्योरी दी। ठीक, so we can say कि science promotes skepticism and science is tentative in nature, science is dynamic in nature. Next question है, which of the following is not desirable with respect to, इसका हाँ आंसर बता दिया था मैंने। Which of the following is not desirable with respect to carrying out of a classroom demonstration by a teacher? टीचर जब क्लास में डेमोन्स्ट्रेट करेगी, किसी चीज का डेमो देगी, तो कौन सी चीज है जो टीचर को नहीं करनी चाहिए? निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में प्रदर्शन को कार्यवंती करने के संबंध में वांछनीय नहीं है? फर्स्ट है रिहर्स द डेमोन्स्ट्रेशन बिफोर कैरिंग इट आउट इन क्लास, कि टीचर जो है डेमो देने से पहले रिहर्सल करे उस पर्टिकुलर डेमो की, तो ये तो सही है। सेकंड है एम्फेसाइज बिफोर हैंड द लिंकेज दैट स्टूडेंट आर रिक्वायर्ड टू मेक, कि क्लास में आने से ही पहले ही बच्चों को ना उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बता दे, प्रोवाइड कर दे कुछ कुछ चीजें, कि देखो इस तरह से चीजें होंगी। अगर आप सब कुछ पहले ही बता दोगे, उन चीजों को लिंक कर दोगे पहले ही, तो बच्चा अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को कहाँ यूज करेगा, अपनी ऑब्जर्वेशन को कहाँ यूज करेगा वो? तो ये ऑप्शन जो है सही नहीं है कि एम्फसाइज बिफोर हैंड द लिंकेज दैट स्टूडेंट आर रिक्वायर्ड टू मेक। पहले ही आपको सब कुछ नहीं बताना है, बच्चे को खुद से सोचने देना है, बच्चा खुद से ऑब्जर्व करे, खुद से अपनी थिंकिंग को यूज करे, खुद से पहले ही सब कुछ नहीं बताओगे। थर्ड है सप्लीमेंट द डेमोन्स्ट्रेशन विद एक्सप्लेनेशन, कि आप जो डेमो आप देने वाले हैं उसको एक्सप्लेनेशन के साथ जो है प्रदर्शन करें। फोर्थ है फॉलो अप द डेमोन्स्ट्रेशन के साथ साथ बच्चों के साथ डिस्कस भी करें उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, तो ये भी सही है। कौन सा एक सही नहीं है? ऑप्शन नंबर 2, समय पूर्व ही उन अनुबंधों पर बल देना जिनका निर्माण करना विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है, आप ऐसा नहीं करोगे। सेकंड ऑप्शन सही नहीं है, जो आपको पूछा गया था नॉट डिजायरेबल, तो सेकंड ऑप्शन इज नॉट डिजायरेबल। नेक्स्ट है टीचर while teaching the chapter body movement to class 6 student show the following images to a student। एक टीचर है जो बॉडी मूवमेंट चैप्टर करा रही है क्लास 6 में, और उसने बच्चों को कुछ इमेजेस दिखाई। सेलिंग बोट, स्विमिंग फिश एंड फ्लाइंग एरोप्लेन, ये इमेजेस टीचर ने बच्चों को दिखाई। शी देन आस्क्ड द स्टूडेंट टू रिफ्लेक्ट ऑन द शेप ऑफ द इमेज एंड द मैनर ऑफ द मूवमेंट। उसके बाद उसने कहा बच्चों को कि इन चीजों की जो शेप है उसके बारे में डिस्कशन करो और किस तरह से चीजें मूव करती हैं उसके बारे में बताओ। Which of the following are likely to be employed by student in answering? एक शिक्षिका अपने कक्षा 6 के विद्यार्थियों को शरीर में गति पाठ पढ़ाते समय निम्नलिखित प्रतिबिंब दिखाती है। जल यात्रा करती नाव, तैरती मछली, एक उड़ता हवाई जहाज। वह तत्पश्चात विद्यार्थियों को प्रतिबिंबों की आकृति एवं गति के प्रकार को प्रतिबिंबित करने के लिए कहती है। उत्तर देने के लिए विद्यार्थियों द्वारा निम्नलिखित किनको संभावित रूप से नियोजित किया जाएगा, कि किस चीज को वो बच्चे जो है कौन सी स्किल्स को एक्चुअली बच्चे यूज कर रहे हैं।
तो बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चों ने ऑब्जर्व किया, जब टीचर ने उनको इमेज दिखाई तो बच्चों ने क्या किया, ऑब्जर्व किया, चीजों को ऑब्जर्वेशन की। ऑब्जर्वेशन करने के बाद बच्चे जो है उस चीज के बारे में जो उनको पता है उसके बारे में बच्चे क्या करेंगे, अब मतलब अपनी लॉजिकल थिंकिंग यूज करके उस चीज के बारे में डिफाइन करेंगे, बताएंगे। तो बच्चे क्या कर रहे हैं, अपनी लॉजिकल थिंकिंग को यूज कर रहे हैं, जो कि आएगा आपका इंडक्टिव रीजनिंग में। तो बच्चे ऑब्जर्व करेंगे, फिर इंडक्टिव रीजनिंग होगी, मतलब अपनी थिंकिंग स्किल्स को यूज करके उसके बारे में वो एक्सप्लेन करेंगे। तो बी और सी जो है इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा। क्लासिफिकेशन वो कहीं नहीं कर रहे हैं, मेजरमेंट भी कुछ नहीं हो रहा है, तो बी और सी राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का, बी और सी। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एम ऑफ साइंस एजुकेशन। चारों में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है विज्ञान की शिक्षा का। फर्स्ट है, साइंस एजुकेशन शुड एनेबल द लर्नर टू कल्टिवेट साइंटिफिक टेम्पर। ये तो सही है कि विज्ञान की शिक्षा शिक्षार्थी को वैज्ञानिक प्रवृत्ति का पोषण करने में सक्षम बनाती है। सेकंड है, इट शुड एनेबल द लर्नर टू इम्बाइब द वैल्यूज ऑफ ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी एंड कोऑपरेशन। इससे शिक्षार्थी को ईमानदारी, अखंडता और सहयोग के मूल्यों को आत्मसात करने में सक्षम बनना चाहिए, बनाना चाहिए। ये भी सही है, हमें बताना है नोट एन एम ऑफ। थर्ड है, इट शुड एनेबल द लर्नर टू रिमेंबर द फैक्ट एंड प्रिंसिपल बाय हार्ट। इसे शिक्षार्थी तथ्यों को याद रखने और नियमों को कंठस्थ करने में सक्षम बनना चाहिए। मतलब बच्चा ना उस चीज को रट ले, जो बच्चा ना साइंटिफिक फैक्ट्स को रट लेगा, तो ये तो साइंस एजुकेशन का कोई एम नहीं है कि बच्चा रटने पे जोर दे। जहां बच्चा एक्टिवली इन्वॉल्व है वो जो है सही होगा, रटने वाली चीजों पे आपको ध्यान नहीं देना है। तो यही एम नहीं, ये जो है साइंस का एम नहीं है। इसे शिक्षार्थी तथ्यों को याद रखने और नियमों को कंठस्थ करने में सक्षम बनाना चाहिए, ये साइंस का नियम नहीं है। फोर्थ है, इट शुड एनेबल द लर्नर टू एक्वायर स्किल्स इंक्लूडिंग साइंस प्रोसेस स्किल्स। इसे शिक्षार्थी को विज्ञान प्रक्रिया कौशलों सहित अन्य कौशलों को प्राप्त करने में सक्षम बनाना चाहिए। तो साइंस एजुकेशन का कौन सा एक एम नहीं है, ऑप्शन नंबर थर्ड जो है ये साइंस का एम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जहां बच्चा ज्यादा एक्टिव है, चाइल्ड सेंटर्ड एक्टिविटी हो रही है, पढ़ाई चाइल्ड सेंटर्ड है, वो जो है हमेशा सही होगा। जहां पे भी कुछ नेगेटिव आपको लगता है या रटने वाली चीजों का कुछ इस तरह से यूज हुआ है, वो आपका कभी भी राइट आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थ्योरी। देखो फिर से थ्योरी और लॉ बेस्ड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट ए, स्टेटमेंट बी, दो स्टेटमेंट्स हैं। स्टेटमेंट ए है, थ्योरीज एंड लॉज रिप्रेजेंट साइंटिफिक नॉलेज। ये तो सही है कि सिद्धांत एवं नियम वैज्ञानिक ज्ञान को निरूपित करते हैं। सेकंड स्टेटमेंट है, लॉज ऑन वेरिफिकेशन बिकम थ्योरी। की लॉ ना वेरीफाई होने के बाद थ्योरी बन जाती है। जी नहीं, लॉ अलग है, थ्योरी अलग है, लॉ कभी थ्योरी नहीं बनता। तो ये स्टेटमेंट गलत है और आपका जो सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का, दैट इज ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ए तो सत्य है, सॉरी ए तो सत्य है बट बी जो है सत्य नहीं है, बी क्या है, फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट द आइडिया ऑफ साइंस। कौन सा एक निम्नलिखित में से क्या जो है वो विज्ञान की संकल्पना को नहीं दर्शा रहा है। फर्स्ट है, इट इज द बॉडी ऑफ नॉलेज। तो ये तो सही है। इट इज एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोसेस फॉर कंडक्टिंग इंक्वायरी। ये भी सही है। इट इज डेवलपिंग डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग। ये भी सही है। फोर्थ है, इट इज एन अंडरस्टैंडिंग द स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मैथड। साइंटिफिक मैथड जो है ना उनको समझना जो है साइंस का आइडिया है। तो ये कोई साइंस का आइडिया नहीं है कि बस साइंटिफिक मैथड्स को समझ लो, उनको रट लो। तो ये आपका सही ऑप्शन नहीं है। इट डज नॉट रिप्रेजेंट द आइडिया ऑफ साइंस। ऑप्शन नंबर 4 है, आइडिया ऑफ साइंस को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, फोर्थ क्वेश्चन है। देखो आज की क्लास में ना कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा थे, जहां आपको उतना दिमाग लगाना था। बाकी जो चीजें बताने वाली थी वो मैंने आपको बता दी है रिटन फॉर्म में। बाकी कुछ कुछ चीजें, काफी सारी ऐसी चीजें किसी किसी क्लास में, जैसे प्रीवियस क्लास में उसमें तो काफी सारे क्वेश्चन ऐसे आए थे कि जो कॉन्सेप्ट वो उसमें क्या था कि आपको मैंने थ्योरी प्रोवाइड की है, आपको उसमें समझने की जरूरत थी, मतलब पढ़ने की जरूरत थी। बट आज की जो क्लास है उसमें इस तरह के क्वेश्चन थे, आपके अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन थे एक्चुअली, है ना। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। रिसर्च शो द टीचर शुड वेट फॉर 5 सेकंड्स आफ्टर आस्किंग ए क्वेश्चन। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, मुझे अच्छा लगता है क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ वेट टाइम फॉर स्टूडेंट। कि टीचर जो है ना अनुसंधान दर्शाते हैं, वो हिंदी में भी पढ़ लेती हूँ। अनुसंधान दर्शाते हैं कि शिक्षकों को एक प्रश्न पूछने के उपरांत 5 सेकंड तक प्रतीक्षा करनी चाहिए। विद्यार्थियों के लिए प्रतीक्षा समय का निम्नलिखित में से क्या लाभ नहीं है। कौन सा एक लाभ नहीं है प्रतीक्षा टाइम पे। जैसे मान लीजिए आप टीचर हो, है ना, जरी बनने जा रहे हो आप, तो आपने क्या, मतलब कुछ तो टीचर होंगे ऑफकोर्स, है ही टीचर बट आपने क्या किया, आपने क्लास में एक क्वेश्चन पुट किया और आपने बच्चों को 5 सेकंड का गैप दिया, मतलब 5 सेकंड उनको सोचने का टाइम दिया। उसके बाद आपने बच्चों को आंसर पूछने को कहा, आंसर सुनाने को कहा, है ना। आपने क्वेश्चन में क्लास में कोई क्वेश्चन पूछा, 5 सेकंड वेट किया और बच्चों को कहा कि अब आप अपने अपने आंसर दो।
तो इससे क्या होगा, इंक्रीज इन नंबर ऑफ स्टूडेंट रिस्पॉन्स, ज्यादातर बच्चे जो हैं उनका रिस्पॉन्स आपको मिलेगा क्योंकि बच्चों को सोचने का टाइम मिल गया ना। उसके अलावा डिक्रीज इन स्टूडेंट क्वेश्चन, तो ये सही नहीं है कि स्टूडेंट जो क्वेश्चन है ना पुट करेंगे वो कम क्वेश्चन पुट करेंगे, ऐसा नहीं है, जबकि क्वेश्चन पुट ज्यादा करेंगे बच्चे क्योंकि उनको टाइम मिल गया 5 सेकंड का इन बिटवीन, उनको क्वेश्चन सोचने का टाइम मिल गया, वो ज्यादा क्वेश्चंस पुट करेंगे। इंक्रीज इन लेंथ ऑफ स्टूडेंट रिस्पॉन्स, स्टूडेंट जो आंसर करेगा उसका जो आंसर होगा 1 या 2 वर्ड्स के बजाय एक लंबा आंसर वो दे सकता है क्योंकि उसको प्रॉपर टाइम दिया है आपने सोचने के लिए, है ना। तो कौन सा सही नहीं है कि किसका बेनिफिट नहीं हो रहा है, डिक्रीज इन स्टूडेंट क्वेश्चन, स्टूडेंट के क्वेश्चन डिक्रीज नहीं करेंगे जबकि स्टूडेंट के क्वेश्चन तो इंक्रीज करेंगे, बच्चे ज्यादा क्वेश्चन पुट करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही नहीं है और बाकी तीनों ऑप्शन जो है सही है, राइट आंसर थे। मतलब नोट बताना था तो सेकंड सही नहीं था, ठीक है, कमी नहीं आएगी, वृद्धि होगी क्वेश्चनों में। तो ये तो होगी आपकी आज की क्लास, आज के 10 क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए एंड ये 10 क्वेश्चंस आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, रिशु साइंस एकेडमी पे। और क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी, बुरी लगी, जैसी भी लगी कमेंट करके जरूर बता देना। एंड मुझे पता है बुरे वाले तो ज्यादा कमेंट आएंगे, बट मुझे इतना भी विश्वास है कि मैं जो भी पढ़ा रही हूँ अच्छा पढ़ा रही हूँ, आई बिलीव कि आपको समझ में आ रही है चीजें। सिर्फ भी आपको लगता है कुछ चेंजेस करने हैं या मैम इस तरह से कीजिए या कुछ भी आपको सजेशन देना हो तो ऑफ कोर्स यू कैन। एंड मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।